बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद असद अली है और ये स्टैटिस्टिक्स का सेकंड लेक्चर है। फर्स्ट लेक्चर में अगर आपको याद हो तो हमने स्टैटिस्टिक्स की डेफिनेशन आपको डिस्क्राइब की थी और इसमें जो हम डेटा कलेक्ट करते हैं, जो वेरिएबल हम डिस्कस करते हैं, उस वेरिएबल की काइंड्स आपको डिफाइन की थी कि क्वांटिटेटिव वेरिएबल और क्वालिटेटिव या कैटेगोरिकल वेरिएबल को स्टडी किया जाता है। इस वीडियो में हम बार चार्ट, पाई चार्ट, हिस्टोग्राम, स्टेम प्लॉट और टाइम प्लॉट के बारे में स्टडी करेंगे। ये तमाम ग्राफ्स यूज किए जाते हैं डेटा को डिस्प्ले करने के लिए। जो बार चार्ट और पाई चार्ट यूज किया जाता है कैटेगोरिकल या क्वालिटेटिव डेटा को शो करने के लिए, जबकि स्टेम प्लॉट, टाइम प्लॉट और हिस्टोग्राम क्वांटिटेटिव डेटा को शो करने के लिए यूज किए जाते हैं। जब हम पाई चार्ट की बात करते हैं तो ये रिलेटिव साइज बताता है हर एक वैल्यू का होल अमाउंट के रिलेशन में, और बार चार्ट की अगर हम बात करते हैं तो ये एक एक्सिस पर फ्रीक्वेंसी और दूसरी एक्सिस पर जो हमारा कैटेगोरिकल वेरिएबल होता है उसको शो करता है। क्वांटिटेटिव डेटा के बारे में हम अगर यूज करें तो ये यूज किया जाता है स्टेम प्लॉट, हिस्टोग्राम और टाइम प्लॉट को यूज किया जाता है इसको शो करने के लिए। सबसे पहले हम हिस्टोग्राम के बारे में शो करेंगे। मिसाल के तौर पर आपने पॉपुलेशन से कुछ डेटा कलेक्ट किया है, उसको अगर आप हिस्टोग्राम की मदद से शो करना चाहें तो इस तरह शो किया जाएगा। इसमें फ्रीक्वेंसी आपकी y एक्सिस पर है, उसका काउंट यानी उसकी नंबर ऑफ वैल्यूज, और x एक्सिस पर आप हाइट को रखते हैं। ये शो कर रहा है कि हर एक इंटरवल में कितने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस यानी कितनी हमारे जो पॉपुलेशन का या सैंपल की वैल्यूज मौजूद हैं जिसे हमने मेजर किया है, जिस वेरिएबल को हमने मेजर किया जो हमने पहले डिस्कस किया था। मिसाल के तौर पर अगर हम पहले इंटरवल की बात करते हैं तो पहले इंटरवल 100 से 110 जो है, इसमें हमारे पास 8 वैल्यूज लाई करती हैं, यानी 8 ऐसे लोग हैं जिनकी हाइट, जिनका वेट 100 से 110 के दरमियान है। इसी तरह अगर हम दूसरे इंटरवल की बात करते हैं तो उसमें हमारे पास 110 से 120 की हाइट तक के वेट तक के इंटरवल में 16 ऑब्जर्वेशंस मौजूद हैं। दिस मेजर्स के 16 आउट ऑफ टोटल लोग हमारे ऐसे हैं जो इस डेटा से कलेक्ट किए गए हैं। का हिस्टोग्राम भी बिल्कुल इसी तरीके से स्टडी किया जा सकता है। हिस्टोग्राम एक फॉर्म ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होता है दरअसल, यानी इसको अगर हम फ्रीक्वेंसी में शो करें तो ये आप देख सकते हैं कि आपके पास डेटा मौजूद है, उन्हीं को हमने नंबर्स में शो कर दिया है कि एक इंटरवल में कितनी वैल्यूज लाई करती हैं। तो अब इसे देखकर कुछ कंफ्यूजन क्रिएट हो रही है कि अगर किसी का वेट एग्जैक्टली 120 पाउंड होता है तो उसे कहां इंक्लूड किया जाएगा, सेकंड में या थर्ड इंटरवल में। तो बाय कन्वेंशन हम ये कहते हैं कि इंटरवल हमेशा जो राइट एंड पॉइंट होता है या हाईएस्ट उसकी बाउंड्री जो होती है, हाईएस्ट लिमिट होती है, अपर लिमिट होती है, उसमें शामिल नहीं होता। तो 120 को हम थर्ड में काउंट करेंगे, 130 को थर्ड में नहीं बल्कि फोर्थ में काउंट करेंगे, एंड सो ऑन। तो इसे देखकर आपके जहन में एक ये सवाल भी लाजमी आया होगा कि ऐसे क्यों न किया जाए कि इंटरवल को 110 से लेकर 119 लिखा जाए, दूसरे इंटरवल को 120 से लेकर 129 लिखा जाए। तो ऐसा आप उसी सूरत में कर सकते हैं जब आपके पास डिस्क्रीट डेटा हो, पहले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था। लेकिन अगर आपके पास कंटिन्यूअस डेटा है, मिसाल के तौर पर किसी का वेट अगर 190 एंड 20 के दरमियान है, 119.7 है, तो उसे आप कहां लाई करेंगे? तो इसीलिए हम 120 से लेस लिखते हैं। एक और वे फ्रीक्वेंसी को शो करने का रिलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होता है। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बेसिकली हमें परसेंटेज में शो करता है डेटा को, यानी दोनों में फर्क यह है कि रेगुलर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हमें एग्जैक्ट काउंटिंग में वैल्यूज बताता है, जबकि रिलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हमें परसेंटेज या फ्रैक्शन में उनकी वैल्यूज बता रहा होता है, बजाय इसके कि वो एक्चुअल काउंट यूज कर रहा हो, जिससे हम दो पॉपुलेशंस को, दो सैंपल्स को कंपेयर कर सकते हैं प्रोपोर्शनल वे में। इसे अगर आप कैलकुलेट करना चाहें तो इसका भी बहुत ही आसान तरीका होता है। आप सबसे पहले कुछ कैलकुलेशंस करेंगे, उन कैलकुलेशंस में सबसे पहले आप फ्रीक्वेंसीज को सम करेंगे। फ्रीक्वेंसीज को जब मैंने सम किया तो मेरे पास इस एग्जाम्पल में 50 आंसर आता है। अब उसके बाद हर एक फ्रीक्वेंसी को उस सम से डिवाइड किया जाएगा, एज अ रिजल्ट हमें रिलेटिव फ्रीक्वेंसी हासिल हो जाएगी। अपने आंसर को चेक करने के लिए कि आया रिलेटिव फ्रीक्वेंसी करेक्ट है या नहीं है, तो जब उस कॉलम को हम सम करेंगे तो हमें एग्जैक्ट या नियरली इक्वल टू 0.99 भी मिल सकता है, एग्जैक्ट 1 मिलना चाहिए। तो ये रेशो क्योंकि दरअसल 1 आउट ऑफ बता रहा होता है, 0.16 आउट ऑफ 1 है, 0.32 आउट ऑफ 1 है, यही चीज हमें शो कर रहा होता है।
फ्रीक्वेंसीज को परसेंटेज में भी लिखा जा सकता है। रिलेटिव फ्रीक्वेंसीज को आप अगर उसे मल्टीप्लाई बाय 100 कर दें तो आपको परसेंटेज में बता रहा है, और उसका सम 1 के बजाय अब 100% हो जाएगा, क्योंकि 1 मल्टीप्लाई बाय 100 इज 100। तो अगर ग्राफ में शो किया जाए तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को रिलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में भी शो किया जा सकता है। यही आगे चलकर हमारी जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन होती हैं उसकी बेस बनता है। प्लॉट्स भी बिल्कुल हिस्टोग्राम की तरह होते हैं, फर्क सिर्फ इतना है कि डेटा पॉइंट्स को स्टेम प्लॉट्स में स्टेम और लीव्स के जरिए शो किया जाता है। लीव का मतलब होता है बिल्कुल लास्ट नंबर, जबकि स्टेम का मतलब होता है अदर नंबर्स एक्सेप्ट लास्ट नंबर, लास्ट नंबर को छोड़कर तमाम नंबर। स्टेम और लीव को आमतौर पर सेपरेट किया जाता है एक लाइन के जरिए। नंबर 117 को अगर हम डिस्क्राइब करें तो स्टेम इसमें 11 होगा और लीफ इसमें 7 होगा। एक और तरीका क्वांटिटेटिव वेरिएबल को शो करने का टाइम प्लॉट भी होता है, जिसमें हम शो करते हैं कि एक वेरिएबल टाइम बाय टाइम किस तरह चेंज होता है। कन्वेंशन ये होती है कि एक्स एक्सिस पर हमेशा टाइम को प्लॉट किया जाता है और वाई एक्सिस पर उस वेरिएबल की वैल्यू को प्लॉट किया जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया। मजीद इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। इसे सब्सक्राइब करने से हमारी वीडियो आपको नोटिफाई कर दी